Good morning, dear students. Today I have presented myself before you all with the second chapter of synthesis, that is infinitive. Today we shall know about infinitive. What infinitive is? This is our question. Infinitive, as far as I have already mentioned about non-finite verbs. Infinitive is one of those three non-finite verbs. There are three non-finite verbs, one participle, second infinitive, and third one is gerund. So this is the non-finite verb that stands on the second number, infinitive. So let us see about this in हिंदी. इन्फिनेटिव, देखिए सबसे पहले जानना इन्फिनेटिव है क्या. ठीक, तो इन्फिनेटिव जो है एक प्रकार से वर्ब है. ठीक, और वर्ब कैसी है? नॉन फाइनाइट वर्ब है. नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो तो दिखते वर्ब हैं लेकिन कार्य उनका वर्ब का नहीं रहता, तो इसी को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं. तो इन्फिनेटिव जो होता है एक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लिखने से बनता है. अगर कहीं पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, जैसे मान लीजिए कम हो, कम ए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसी के ठीक पहले टू का यूज कर दो तो बन गया टू कम. तो वर्ब के इसी रूप को इन्फिनेटिव कहते हैं. अगर कहीं पर भी हमको टू और तुरंत बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो तुरंत समझ जाओ कि यह तो इन्फिनेटिव वर्ब है. और जब इसके बारे में अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि जो इन्फिनेटिव होता है ये नाउन का कार्य करता है, संज्ञा का कार्य करता है. ठीक ना. तो टू कम का मतलब आना. ठीक ना. दिख तो रहा है वर्ब, लग तो रहा है वर्ब, लेकिन जब इसके बारे में हम चिंतन करते हैं तो ये पाते हैं कि जो आना है ये किसी कार्य का नाम है. वो आप लोगों को पता है, नाम ही संज्ञा होता है. नेम इज नाउन. ठीक, नाम ही संज्ञा है. और ये जो टू कम है ये नाउन का कार्य करता है. तो इस प्रकार से अगर इन्फिनेटिव के बारे में आपको जानना है तो यही जानो कि इन्फिनेटिव क्रिया का वह रूप होता है जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लिखने से बनता है और संज्ञा का कार्य करता है. इन इंग्लिश अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज मेड बाय राइटिंग टू before the first form of verb and does the work of noun is called infinitive. अब ये देखा जाता है कि किस प्रकार के सेंटेंस, कैसे कैसे सेंटेंस रहेंगे तो हम लोग जानेंगे कि इनको इन्फिनेटिव के द्वारा जोड़ा जाएगा. इन्फिनेटिव तो जब एक्सरसाइज में जाते हैं इसमें रूल वाइज मैं बताता चल रहा हूं. ठीक, तो जैसे एक्सरसाइज में आप लोग जाएंगे तो कुछ सेंटेंस रूल फर्स्ट के अंतर्गत पाएंगे. ठीक, इस तरह का रहेगा. एग्जाम्पल, ही वेंट टू सुल्तानपुर, फुल स्टॉप. और सेकंड सेंटेंस रहेगा, ही वांटेड टू बाई अ बुक. और ब्रैकेट में दिया रहेगा सिंपल. ठीक, तो सबसे पहले हिंदी निकालेंगे. ही वेंट टू सुल्तानपुर, कहने का मतलब वो सुल्तानपुर गया. दूसरा है ही वांटेड टू बाई अ बुक, वो पुस्तक खरीदना चाहता था. देखिए, अगर होता है कि वो सुल्तानपुर गया, उसने पुस्तक खरीदा, तब तो ये होता है कि एक के बाद एक कार्य हुआ.
तब पार्टिसिपल लगता। लेकिन है क्या कि वो सुल्तानपुर गया, पुस्तक खरीदना चाहता था खरीदना, खरीदा या नहीं खरीदा कुछ अता पता नहीं लगा है। तो इसमें एक के बाद एक कार्य नहीं हुआ है, इसलिए पार्टिसिपल वाली विधि मत लगाइएगा, ठीक ना। अब पार्टिसिपल नहीं लगेगा, पार्टिसिपल से नहीं जुड़ेगा, तब किससे जुड़ेगा, तो दूसरी विधि इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव के बारे में देखिएगा, तो इन्फिनेटिव का जो सबसे पहला रूल होता है, ये होता है कि जब दोनों वाक्यों में से किसी एक में इन्फिनेटिव आया होगा तो हमें तुरंत ही समझ लेना होगा कि इन वाक्यों को इन्फिनेटिव के द्वारा ही जोड़ा जाएगा, किसी और विधि के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक। तो देखिए, क्या दोनों वाक्यों में से किसी एक में इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव आप लोगों को पता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहता है, इसी को इन्फिनेटिव कहते हैं। तो क्या दोनों सेंटेंस में इन्फिनेटिव दिख रहा है या किसी एक में ही इन्फिनेटिव है। देखिए, कुछ छात्र क्लास में नहीं रहते हैं, ठीक, और उनसे जब अचानक स्टैंड किया जाता है और पूछा जाता बताओ दोनों सेंटेंस में, ठीक, क्या दोनों में इन्फिनेटिव है कि किसी एक में इन्फिनेटिव है, तो दोनों में टू देखते हैं, कहते नहीं सर दोनों में इन्फिनेटिव है, ठीक, क्योंकि वो समझे नहीं रहते। देखिए, एक में ही इन्फिनेटिव है भाई, सुल्तानपुर तो वर्ब है नहीं, सुल्तानपुर नाम है, संज्ञा है, तो नाम के पहले टू लगने से थोड़ा हो जाएगा कि जो है इन्फिनेटिव है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू आया है तब उसको कहते हैं इन्फिनेटिव। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो सेकंड सेंटेंस है टू बाई आया है, इसमें यही इन्फिनेटिव है। तो दो में से किसी एक वाक्य में इन्फिनेटिव दिख रहा है, इसीलिए इन वाक्यों को ना इन्फिनेटिव के द्वारा ही जोड़कर सिंपल बनाएंगे। और जोड़ते समय जिस वाक्य में इन्फिनेटिव नहीं होगा, चाहे वो पहला वाक्य होगा चाहे वो दूसरा वाक्य होगा, उसी वाक्य को ज्यों करते उतार देंगे। जैसे देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में इन्फिनेटिव नहीं आया है, तो इसीलिए फर्स्ट सेंटेंस को सबसे पहले ज्यों करते उतार देंगे। पहला सेंटेंस है ही, उसके बाद में है वेंट टू सुल्तानपुर, ही वेंट टू सुल्तानपुर। फर्स्ट सेंटेंस को पूरा ज्यों करते उतार दिए, इसमें कुछ भी नहीं चेंज किए हैं। उसके बाद अगले सेंटेंस से वहीं से चाकू चलाएंगे जहां से इन्फिनेटिव स्टार्ट होगा, ठीक। कहने का मतलब टू के ठीक पहले चाकू चलाएंगे और इतने पार्ट को काट लेंगे, ठीक, और इसी को ला करके यहां पर आगे बैठा देंगे। तो टू और उसके बाद बी वाई आ बुक, इस तरह से एक सेंटेंस बन गया, ठीक, एक सेंटेंस, वो भी सिंपल सेंटेंस बन गया। अब इसकी हिंदी निकाला जाएगा तो होगा कि वह पुस्तक खरीदने सुल्तानपुर गया, ठीक। अब ये सिंपल बन गया। कुछ लोग सोच में पड़ गए, नहीं कैसे मालूम कि सिंपल है, क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब आ गई। वो कौन सी है, यही वेंट है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं टू बाई भी तो वर्ब है, तो आज से ना दिमाग से निकाल देना कि ये वर्ब है, ये नाउन है, ये संज्ञा है। कहीं पर भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नजर आ जाए, पूरे हिंदी पूरे इंग्लिश साहित्य में, तो इसकी गणना कभी भी वर्ब के रूप में मत करना, इसको हमेशा आप लोग संज्ञा समझना। ये नाउन का कार्य करता है, नाउन है, और पूरे वाक्य भर में सिर्फ एक ही वर्ब है, और जिस वाक्य में एक वर्ब होती है वही वाक्य सिंपल कहलाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज में जाएंगे तो इस तरह के सेंटेंस पाएंगे, तो इनको आप लोग इसी तरह से चेंज करेंगे, ठीक। और इसके और जो एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंस अलग तरीके से मिलते हैं, उसके पीछे जो रूल है वो आप लोगों का रूल सेकंड है, ठीक।
तो रूल सेकंड में एक रूल होता है कि जब दोनों सिंपल वाक्यों में से किसी एक में शुड आया होगा या मस्ट आया होगा या विल आया होगा या शैल आया होगा, ध्यान दीजिएगा, दो में से किसी एक वाक्य में शुड मस्ट विल या शैल आया होगा, तब भी समझ जाना कि इन वाक्यों को इंफिनिटिव के द्वारा ही जोड़कर सिंपल बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे कहा जाए कि आई हैव सम ड्यूटीज, आई हैव सम ड्यूटीज, मेरे पास कुछ कार्य हैं। आगे है आई मस्ट डू देम, मुझे अवश्य ही उन्हें कर देना चाहिए। ठीक, आई हैव सम ड्यूटीज, मेरे पास कुछ कार्य है। आई मस्ट डू देम, मुझे अवश्य ही उन्हें करना चाहिए। ठीक, तो देखिए दोनों सेंटेंस में से किसी एक में शुड मस्ट विल या शैल में से कोई दिख रहा है। ठीक, देख रहे हो कि ये मस्ट जो है या सेकंड सेंटेंस में आया हुआ है, मस्ट आया नहीं आया है, सेकंड सेंटेंस में मस्ट आया हुआ है। तुरंत समझ जाना कि इन वाक्यों को इंफिनिटिव के द्वारा ही जोड़ा जाएगा और किसी विधि के बारे में मत सोचना और किसी भी विधि के चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ और सिर्फ ये जुड़ेगा तो इंफिनिटिव से जुड़ेगा। ठीक, और जोड़ते समय अब इसमें आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दो में से तो किसी एक में इंफिनिटिव मतलब टू होना चाहिए था ना, तब जानते इंफिनिटिव। कैसे इंफिनिटिव? तो देखिए एक में इंफिनिटिव है। अब आप लोग सोच में पड़ गए कि इंफिनिटिव तो किसी भी सेंटेंस में नहीं दिख रहा। अगर इंफिनिटिव होता तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे टू लगा होता, टू दिख ही नहीं रहा है कहीं पर। तो हमेशा याद रखना कि जो मस्ट के बाद वाली वर्ब है ना, ठीक, यही है इंफिनिटिव। ठीक, लेकिन आप लोगों के, मैं तो कह रहा हूं कि यही है इंफिनिटिव, लेकिन आप लोगों के समझ में कम आ रहा है। ठीक, आप लोग सोच रहे हैं इंफिनिटिव होता तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू है, समझ में आ रहा, लेकिन इतने पहले टू तो नहीं दिख रहा है। तो आज के बाद हमेशा नोट कर लेना, शुड हो गया, मस्ट हो गया, विल हो गया और शैल हो गया, इसके भीतर टू छिपा होता है। ठीक ना। अब कोई जो है किसी को अपने घर के अंदर करके अंदर से सिटकिनी बंद कर ले, अगर देखे नहीं हो उसे जाते हुए तो दिक्कत तो आती है ना। ठीक, तो आज से जान लो कि मस्ट में टू छिपा है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि कैसे जानूं कि मस्ट के अंदर टू है। ठीक ना, ये भी बता देते गुरुजी तो बढ़िया रहता। ठीक, तो देखो हिंदी निकालो, आई का मतलब यहां पर मुझे होगा, तभी अच्छी हिंदी निकलेगी। मुझे उन्हें अवश्य ही करना चाहिए, करना। ठीक, हिंदी में इंफिनिटिव की पहचान होती है, अंत में नाने नहीं होता है। तो ये जो करना आ रहा है ना कि अंग्रेजी, इसके पहले टू लिखा जाना चाहिए था, लेकिन लिखा नहीं गया है क्योंकि इस मस्ट में छिपा है। और जब एक डू चलने लगता है ना तो मस्ट से कहता है मेरे टू को भी बुला दो, तो टू को लेकर के बाहर निकल पड़ता है। ठीक, तो एक करना एक ना बता रहा है कि ये इंफिनिटिव है और टू लिखा नहीं गया है क्योंकि इसके अंदर एक टू रहता है। और अगर बाहर भी लिख दे तब तो भैया डू चलने लगेगा, तो दो दो अंदरों वाला टू निकल आएगा, बहरवा ये है, तो टू टू डू क्या कहीं लिखा मिला नहीं होता ना। तो इसीलिए अब इसको सिंपल बनाते समय क्या करेंगे, जिस वाक्य में शुड मस्ट विल शैल आया उसको पहले नहीं लिखेंगे, पहले इस सेंटेंस को पूरा उतारेंगे। ठीक, तो इसका बनेगा आई हैव सम ड्यूटीज। ठीक, और इसी के बाद
देखिए इंफिनिटी वाली वर्ब कौन है, डू, आप लोगों को बताया डू है, तो डू को लाओगे तो इस मस्ट के अंदर जो टू है इस टू को निकाल करके लाएंगे तो टू और डू हो जाएगा, इसी के बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे। आप लोग सोच में पड़ गए कि देम को क्यों नहीं लिखा जा रहा है। ठीक, देम को इसलिए नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि जब तक जुड़ा नहीं था तब तक इसका यहां पर महत्व था, लेकिन एक बन जाने के बाद ये महत्वहीन दिखने लगा है। क्यों? क्योंकि देम कहा किसको गया है, इसी सम ड्यूटीज को कहा गया है, तो सम ड्यूटीज उतर गया है। तो सम ड्यूटीज जब आ गया है, जब नाउन आ जाए तो प्रोनाउन के आने की जरूरत नहीं होती है। वैसे भी हिंदी निकाल करके देख लो, मेरे पास कुछ कार्य हैं, हमें उन्हें अवश्य ही कर देना चाहिए, और यहाँ पर मेरे पास करने के लिए कुछ कार्य है। अब अगर इसको भी उतारना चाहते हो, सोचते नहीं ये भी उतारना चाहिए, तब हिंदी निकालो, देखो कैसे लगेगा। मेरे पास कुछ कार्य हैं, उन्हें कर देने के लिए, तो उन्हें अटपटा लग रहा है। ठीक, तो देखो जो अटपटा लगे, ठीक ना, उसको हटा देना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए देम जो है यहाँ पर हट जाएगा, इसका सिंपल बनेगा आई हैव सम ड्यूटीज टू डू। और ये देखिए अब सिंपल हो, कैसे सिंपल हुआ, ये तो टू डू आप लोग जान रहे हैं इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब बार बार बताता चला आ रहा हूं, नाउन संज्ञा है, और इसमें वर्ब अगर है तो सिर्फ यही हैव की काउंटिंग कर सकते हैं वर्ब के रूप में, तो पूरे वाक्य भर में एक वर्ब है, इसीलिए सिद्ध हो गया कि ये आपका सिंपल सेंटेंस है। ठीक, अब इसी के बाद हम तीसरे रूल की तरफ चलते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे और थर्ड रूल जैसे है ही इज वेरी पुअर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है ही कैन नॉट बाय अ बुक, फुल स्टॉप, ब्रेकर में रहेगा, सिंपल बना दीजिए। ठीक, फर्स्ट सेंटेंस है ही इज वेरी पुअर, और सेकंड सेंटेंस है ही कैन नॉट बाय अ बुक। ठीक, इन्हीं दोनों को जोड़कर सिंपल बनाना है। आप लोग सोचते हैं कि सिंपल बनाने की 8 विधियां हैं, कौन सी विधि यहां पर यूज किया जाए, तो देखो हर विधि की अलग अलग पहचान है। तो एक इन्फिनिटिव में एक रूल होता है कि जब दो में से किसी एक वाक्य में टू बी वर्ब आया, कौन सी वर्ब आई हो, टू बी वर्ब। ठीक, आप लोग टू बी वर्ब के बारे में जानते होंगे, इज, एम, आर, वाज, वर, इन्हीं को टू बी वर्ब कहा जाता है। ठीक, कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, इज, एम, आर, वाज, वर को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, टेंस में पढ़ करके आए हुए हैं। तो देखिए ये दोनों वर्ब होती, टू बी वर्ब भी होती, हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जरूर बता दें कि कब जाने की हेल्पिंग वर्ब है, कब जाने की टू बी वर्ब है। तो देखिए जब इज, एम, आर, वाज, वर के तुरंत बाद वर्ब दिखे तो जान जाओ इज, एम, आर, वाज, वर हेल्पिंग वर्ब है, और जब इज, एम, आर, वाज, वर के बाद में वर्ब ना हो तो जान जाओ इज, एम, आर, वाज, वर टू बी वर्ब है। जैसे देखो इज के बाद वेरी आ रहा है, पुअर आ रहा है, वर्ब नहीं है, ना ए वर्ब है ना ए वर्ब है, इसीलिए टू बी वर्ब कहलाएगी। ठीक, तो नियम है जब दो में से किसी एक वाक्य में टू बी वर्ब हो और दूसरे में कैन नॉट या कुड नॉट आया हो, ठीक, तब तुरंत समझ जाएंगे कि इस प्रकार के सेंटेंस को ना इन्फिनिटिव के द्वारा ही जोड़ा जाएगा। वो भी जोड़ते समय टू डॉट डॉट टू का यूज किया जाएगा। अभी मैं बताऊंगा टी डबल और टू क्यों यूज होता है। ठीक, अब इसको सिंपल ऐसे ही बनाएंगे। देखिए जैसे जोड़ते समय सब्जेक्ट से उतार लेंगे टू बी वर्ब वाले वाक्य का, इज लिख लेंगे। ठीक, और इस वेरी के जगह पर टी डबल और टू लिख लिया जाएगा और पी डबल ओ आर पुअर। ठीक, और इसके बाद जो नॉट के बाद वर्ब है इसी को इन्फिनिटिव बनाएंगे तो हो जाएगा टू बाई आ बुक। अब यही इसका सिंपल बनेगा। इसकी हिंदी क्या बनी कि वह बहुत गरीब है पुस्तक खरीदने में
अर्थात वो पुस्तक खरीदने में बहुत गरीब है। ठीक, अब कुछ लोग सोच में पड़ गए कि वेरी मीन्स बहुत होता है, और मैं आप लोगों को बता रहा हूं टू मीन्स भी बहुत होता है। तो सोच रहे हो जब वेरी मीन्स बहुत होता है तो वेरी को क्यों हटा दिया गया? यहां टू ना लिख करके वेरी क्या नहीं चल सकता था? तो देखो वेरी और टू में अंतर है। वेरी इसलिए हट गया जो इस वाक्य में नॉट आया है। ठीक, अगर नॉट ना होता तो वेरी ना हटाया जाता। नॉट है इसीलिए वेरी को हटा दिया गया, टू का प्रयोग कर दिया गया, क्योंकि टू टी डबल और टू और वेरी में फर्क है। अगर वेरी माने भी होता है बहुत और टू मीन्स भी होता है बहुत। ठीक, तो कैसे जैसे आप कहें कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक, तो इसका मतलब होगा कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंट की सीमा के अंदर है। ठीक, अगर टू लगा दिए तो इसका मतलब होगा वो बुद्धिमानी की सीमा को पार कर गया है। और कोई चीज सीमा पार करता है ना तो अपने आप नकारात्मक हो जाता है। ठीक ना, तो लिमिट पार कर जाता है। तो इसी वाक्य नकारात्मक है, इसीलिए लिमिट पार वाला एडवर्ब यूज किया जा रहा है, टू का यूज कर रहे हैं। तो टू का वेरी का यूज करने से क्या अर्थ जाएगा कि वह पुस्तक खरीदने में बहुत गरीब है। वेरी पुअर मतलब बहुत गरीब, मतलब बहुत गरीब है, गरीबी के सीमा के अंदर है, कि मतलब फिर खरीद सकता है। ये वाला भाव तो रह नहीं जाएगा। और टी डबल और टू का यूज कर लेने से इसका अर्थ जा रहा है कि वो पुस्तक खरीदने में बहुत गरीब है। एक के मतलब वो इतना गरीब है कि गरीबी की सीमा पार कर चुका है। तो जब गरीबी की सीमा पार कर चुका है तो क्या पुस्तक खरीद सकता है? अपनी आत्मा से पूछो, कोई गरीबी की सीमा पार कर गया क्या पुस्तक खरीद सकता है? तो आपकी आत्मा बताएगी कि नहीं। ठीक, तो टू का यूज कर देने से ये नहीं वाला भाव आ जाता है। यही कारण है कि वेरी को हटा करके टू का यूज कर देते हैं और आगे इंफिनिटिव बना देते हैं वर्ब को। ठीक, तो यहाँ पर जब किसी एक वाक्य में टू भी वर्ब हो, दूसरे में कैन नॉट, कुड नॉट आया हो, तब हमेशा याद रखना कि बड़का टू आएगा और साथ में छोटका आएगा। ठीक, टी डबल ओ टू और टी ओ टू। ठीक, और इस तरह के बाद आप लोगों को निश्चित रूप से एक्सरसाइज में मिलेंगे। और ये वाक्य एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। ठीक, बोर्ड एग्जाम में, इंटरमीडिएट में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पर जो है अक्सर जब आ जाता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वेरी का वेरी लिख करके आ जाते हैं। ठीक, तो यही चीज ध्यान देना, वेरी मत लिखना, टी डबल टू आएगा, टू आने के पीछे कारण जो ये नॉट आ रहा है। ठीक, तो इसके बाद कुछ सेंटेंस और इस तरह के आते हैं, जैसा कि इसी के बाद रूल 4 जो है मैं आगे के वीडियो में बताता हूं आप लोगों को।